दूरदर्शिता रंजन जी घर में सुबह बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें रिटायर हुए 2 महीने ही हुए थे। अच्छी पेंशन आ रही थी। पूरी जिंदगी भागदौड़ में बीत गई। अब सोचा कि सुकून से जीवन बिताएंगे। तभी उनकी पत्नी राधिका जी आई। राधिका जी, अरे आप अभी तैयार नहीं हुए? रंजन जी, अरे क्या हुआ, कहीं जाना था क्या? राधिका जी, ओह आप तो सब भूल जाते हो। याद है आज हमें वृद्धाश्रम जाना था बात कर बात करने। रंजन जी, तुम भी फिर वही बात लेकर बैठ गई। अब तो सुकून से घर में रहने का समय आया है और अब तुम्हें वृद्धाश्रम जाना है। राधिका जी थोड़ी गंभीर होते हुए बोली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ। जब से आप रिटायरमेंट हुए हो घर का माहौल बदल गया है। बेटा बहू जैसे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वे हमारे से दुखी होकर हमें घर से निकाले उससे पहले हम ही अपना इंतजाम कर लें। रंजन जी, लेकिन कमल तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। राधिका जी, वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम है। आपको कुछ समझ नहीं आता। अब इस उम्र में मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार चलो ना देखें कर आते हैं। रंजन जी बेमन से अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं। वृद्धाश्रम पहुंचकर दोनों बात करते हैं। वहाँ उनके रहने का व्यवस्था हो जाती है और इसके साथ ही रंजन जी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वृद्धाश्रम को दान देने की बात कर लेते हैं। घर आकर भी उनका मन नहीं था कि वृद्धाश्रम जाने का, लेकिन राधिका जी अब घर में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने जोर डाला कि शाम को कमल के आते ही उससे अपना फैसला सुना दें। रात को खाना खाने के बाद सब बैठे थे। रंजन जी, बेटा हमने फैसला किया है कि हम वृद्धाश्रम जाकर रहें। तुम भी फ्रीडम से रहे और हम भी। कमल, पापा ये आपने क्या कह रहे हैं? मैं इसका कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे होते हुए आप वृद्धाश्रम में रहें। रंजन जी, बेटा मुझे पता है, लेकिन ये फैसला तेरी माँ का है। राधिका जी, हाँ बेटा, मैंने ही जोर डाला था कि इन पर इसकी वजह कुछ नहीं, बस सब फ्रीडम से रहे, यही ठीक है। तभी कमल की पत्नी सुनैना किचन से बाहर आई और सुनैना, अब इन दोनों ने मिलकर फैसला ले ही लिया है तो इन्हें जाने दीजिए। अब इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। राधिका जी और रंजन जी दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि बहू ने एक बार में ही उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रंजन जी सोचने लगे कि शायद राधिका ठीक कह रही थी। अपना आत्मसम्मान बचाना है तो इस घर के किनारा कर लेना ही चाहिए। जो बात में समझ नहीं पाया वह मेरी पत्नी ने दूर से ही भांप ली। अगले दिन दोनों घर से निकलकर वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अपनी गाड़ी से पहुंचा आता है। शुरू में दोनों बहुत उदास रहते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते और कमल रोज शाम को ऑफिस से घर आते ही दोनों का हाल चाल पूछता था। बस पूरा दिन ही बेटे के फोन के इंतजार में बीत जाता था। उसका फोन सुनकर दोनों खुश हो जाते थे और चैन की नींद सो जाते थे। एक दिन कमल ने फोन किया, कमल मम्मी, वो मैं कुछ आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, मकान के ऊपर लोन ले लूँ, धीरे धीरे चुका दूंगा। आप मुझे बैंक से लॉकर से मकान के कागज निकलवा कर दे दीजिए। मैं उसका फोन सुनकर राधिका जी ने कमल जी को बताया कि वे तो बेफिक्र पड़े। रंजन जी यही होना था, इसलिए कह रहा था कि घर मत छोड़ो। आज मकान गिरवी रखने की बात कर रहा है, कल उसे बेच देगा, देख लेना तुम। राधिका जी, छोड़ो ना, किस मोह माया में फंसे हो। वैसे भी हमारे पास सब उसी का तो होना है और हमारे गुजर बसर के लिए पेंशन तो आ ही रही है। अगले दिन कमल अपनी माँ राधिका जी के साथ जाकर लॉकर से मकान के कागज ले लेता है। चलते समय राधिका जी कहती हैं कि राधिका जी, बेटा ये जेवर भी बहू को दे देना, बेकार में लॉकर का किराया देना पड़ेगा। अब तुम सब संभालो, यह लॉकर वापस कर दो। कमल फटाफट सारे काम करके माँ को आश्रम छोड़कर वापस चला जाता है। राधिका जी, आपसे पूछे बगैर मैंने सारे जेवर बहू को दे दिए और लॉकर खाली कर दिया। रंजन जी, पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, हमें सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहिए था। राधिका जी, आपके
आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन मैंने बहू को कमल से बात करते हुए सुना। वह कह रही थी कि जब तक पिताजी हैं उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, कम से कम उनसे वसीयत तो करवा लो और माँ से बात करके लॉकर में मेरा नाम डलवा दो। मैं आपकी आपकी इज्जत की खातिर वहाँ से चली आई। आप मेरे सब कुछ हो। आपको मेरी औलाद बेइज्जत करे ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए मकान, जेवर सबसे मेरा मन हट गया। जो वे दोनों चाहते थे वो हो गया। अब अगर वो हमारा बेटा सच में हमें चाहता होगा तो हमें पूछेगा, वरना हम अपने में मस्त रहना सीख लो। यह सुनकर रंजन जी की आंखें खुल गईं। रंजन जी, तुम ठीक कहती हो, मैं ही बेटे के मोह में फंसा बैठा था। एक दिन तो ये सब कुछ छूटना ही था। बहू बेटे की खुशी इसी में है तो यही सही। फिर दोनों ने देखा कि कमल के फोन आने बंद हो गए। कभी कभी त्योहार पर फोन कर लेता था। एक दिन राधिका जी ने कहा, राधिका जी जी बहुत दिन हो गए हैं ये रहते रहते, एक दिन अपने घर चलते हैं। मुझे वहाँ रहना नहीं है, दूर से ही देख कर चले आएंगे। वह अपनी गली, अपना मोहल्ला बहुत याद आती है। मेरी सहेलियाँ भी हैं, उससे मिल आएंगे। रंजन जी राधिका जी के साथ अपने घर पहुँच जाते हैं। वहाँ ताला लगा था। राधिका जी अपनी सहेलियाँ घर पहुँच जाती है। वह दोनों का बहुत स्वागत करती है, चाय नाश्ता करवाती है। सहेली, देख राधिका, तू बहुत दिन बाद आई है, शाम का खाना हमारे साथ ही खाना होगा, तभी मुझे तुझे जाने दूंगी। राधिका जी, अरे बैठ ना, खाने के चक्कर में किचन में लगी रहती है। चल बातें करते हैं, मैं तुझसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। घर पर तो ताला लगा है, शायद बहू कहीं गई होगी। सहेली, तुझे नहीं पता, कमल ने तो तुम्हारा जाने के 1 महीने बाद ही मकान बेच दिया। वह अब अपने ऑफिस के पास फ्लैट लेकर रह रहे हैं। काजी, लेकिन मकान तो इनके नाम था, उसने बेच कैसे दिया? सहेली, वो सब हो जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली होगी नकली, फिर जिसे बेचा है वह बिल्डर है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। रंजन जी ये सब बैठकर सुन रहे थे। वे सोच रहे थे कि उनके बेटे उनके साथ धोखा किया, उनकी पत्नी कितनी दूरदर्शी है जो सब पहले ही भाप गई। रंजन जी, चलो राधिका जी वापस चलते हैं, और आज के बाद कभी इस गली में मत लाना मुझे। यहाँ अपने बेटे के धोखे की कहानी लिखी हुई है। दोनों भारी मन से वृद्धाश्रम आ जाते हैं और बैठ कर सोचते हैं, काश हम नहीं जाते तो इतना दुख नहीं होता। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।